अहले नज़र शौक़ नज़र खूब है, लेकिन जो सच की हकीकत को न समझे वो नज़र क्या। नमस्कार, हमारा नाम अबुल कैस और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि संविधान और कानून के जानकार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता अल्पसंख्यक दलित व पिछड़ा वर्ग महासंघ के संयोजक श्री ओम प्रकाश यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत। आप मीडिया रिपोर्टर श्री अबुल कैस जी, आपको यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। कम से कम हम लोगों की बातें जो है जनता तक जाए और यही हमारी इच्छा है। एक रिपोर्टर या पत्रकार का कर्तव्य होता है कि विपक्ष की भूमिका अदा करे और विपक्ष या हो रहे अत्याचारों की आवाज़ बुलंद करे, तो ये तो हमारा काम है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका काम है। और लेकिन आज के परिदृश्य में देखा जाए तो इसके ठीक अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मानी जाती है और उसका काम होता है विपक्ष की आंख को खोलना। लेकिन आज आम जनमानस में देखा जाए तो मोदी मीडिया और गोदी मोदिया के नाम से लोग इसको जान रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो है चरित्र जो दोहरा हो चुका है। चलिए सर, बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। इसी कड़ी में आपसे पहला सवाल ये है कि आज के मौजूदा समय में जो देश की हालात हैं और आज 22 जनवरी है और आज अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, धार्मिक रूप से ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता कि संवैधानिक रूप से यह ठीक है, क्योंकि धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एक चाहे किसी को ओहदे पर व्यक्ति बैठा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति का शासन प्रशासन में उसका कामकाज बंटवारे के हिसाब से चलता है। जैसे कि मान लीजिए न्यायपालिका का काम कार्यपालिका करने लगे और कार्यपालिका का काम न्यायपालिका करने लगे, तो उस कंडीशन में देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को द्वारा जो है यदि टर्मिनल का उद्घाटन वो करें, किसी एयरपोर्ट का उद्घाटन वो करें, रेलवे का उद्घाटन वो करें, बंदरगाह का उद्घाटन वो करें, सब उद्घाटन वो भी करेंगे। और साथ ही साथ यदि जो धर्म के क्षेत्र में मंदिर है तो हमारे देखने में मंदिर का उद्घाटन कम से कम धर्माचार्यों द्वारा केयर करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री द्वारा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि धार्मिक रूप से देखा जाए तो मंदिर के उद्घाटन के लिए मंदिर के लिए जो है चारों शंकराचार्य जो है इनसे दूर हैं। धर्म के पुजारी या जो भी बड़े व्यक्ति जो धार्मिक रूप से पद पर पदस्थ हैं उनको मौका देना चाहिए उद्घाटन करने का। अब प्रधानमंत्री और मंदिर, चूँकि अपना देश धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष में के तहत संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मंदिर का उद्घाटन संवैधानिक दृष्टिकोण से जो बिल्कुल सही नहीं लगता। यह हम उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। तो आपका मानना यह है कि धर्म के जहाँ तक बात है वहाँ तक तो सही है, लेकिन अगर संवैधानिक किसी पद पे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके पहले मान लीजिए 1951 में जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन होने का हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी उस समय थे जवाहरलाल नेहरू जी। उनको बहुत जो इसके लिए इनवाइट किया गया, लेकिन वो इनसे इनकार कर गए। तो हमको नहीं लगता है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का काम में जो धार्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है, धर्म के अनुरूप भी नहीं है। मान लीजिए जिस मंदिर का अभी जो है निर्माण पूर्ण रूप से हुआ नहीं और उसका आप कैसे कर सकते हैं, यानी धर्म के विरुद्ध हो रहा है जी। और उसके शंकराचार्य को अभी मैंने इसके पहले भी कहा कि यह उनको दे देना चाहिए कम से कम। हाँ, कई शंकराचार्य भी इस पे आपत्ति कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सभी का जो है उनको देना चाहिए। आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद में काम कीजिए, अब आपका काम जो है। लेकिन दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, सब काम उन्हीं के द्वारा होता है जी। ऐसा क्यों होता है आप बताइए? देश में मंत्रालय लगभग पोर्टफोलियो लगभग बहुत ज़्यादा होगी, 30 से अबव है, लेकिन
किसी 2 मंत्री को छोड़ के अन्य किसी व्यक्ति से पूछिए कि आपके देश के क्या नाम है, कार्मिक मंत्रालय कौन है या अन्य मंत्रालय किसके पास है, तो कोई आम जनता नहीं बता सकती है। क्यों नहीं बता सकती है? क्योंकि सब जो है उसका ध्रुवीकरण है, एक केंद्र भूमि पर जाके वो टिक जाता है। तो इसीलिए हमको जो है बिल्कुल ये पसंद नहीं करते हम अपने दृष्टि से। आपको लगता है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इसलिए मोदी जी द्वारा किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा है कि इसमें मैं स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। चूँकि सरकार के पास जो जिस मुद्दे को लेकर वह यहाँ पर गवर्नमेंट में बनाई थी, बेरोजगारी का मुद्दा हो, काला धन वापस का मुद्दा हो, 2 करोड़ रोजगार देने का मुद्दा हो, तो हर मुद्दे पर चूँकि विफल हो चुकी है। और जहाँ तक भाजपा सरकार की बात है तो उसके पीछे मात्र जो है धर्म की राजनीति जो है शुरू से ही है और उसके ये डीएनए में है। अगर वह ऐसा नहीं होता तो ये बताइए, रामनवमी आ रहा है, रामनवमी पर उद्घाटन होना चाहिए जी। वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते। रामनवमी हो जा रही है अप्रैल में और आपको करना इधर और उधर चुनाव आ जा रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आप जो है सब चीज़ को जो है ताक पर रख कर मंदिर का उद्घाटन मात्र जो है वोट के लिए कर रहे हैं। बात हम 24 की चुनाव की कर रहे हैं तो एक सवाल बार बार उठता रहा है। वो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का सवाल रहता है ईवीएम की निष्पक्षता पर, ईवीएम की पारदर्शिता पर क्या राय है आप? देखिए, ईवीएम के द्वारा चुनाव होना हमको लग रहा है संदेहात्मक है और ईवीएम के द्वारा चुनाव होना ही नहीं चाहिए। इसके पहले हमने जो है कई बार जो है विज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया है और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भानु प्रताप जी हैं, मोहम्मद प्रचा जी हैं, उन्होंने ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से ईवीएम के विरोध में उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किया है। और देखिए, उन्हीं के साथ हम लोगों का भी उन्हीं के समर्थन में हमारा संघ जो है 25 तारीख को जिलाधिकारी देवरिया को के माध्यम से राष्ट्रपति को जो ज्ञापन सौंपने का हम लोगों का प्रस्ताव है और उसमें हम लोग राष्ट्रपति महोदय का ज्ञापन देंगे कि भाई ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इसके ईवीएम क्यों संदेहात्मक हो जाता है? हम इसमें आपको रोकेंगे। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह जी हैं, उनके द्वारा ये एक मोर्चा चलाया जा रहा है, तो आप इसके सपोर्ट में हैं, ये तो सही है। लेकिन अगर बैलेट पेपर से ना, अगर हमारे पास ईवीएम मशीन है तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों होना चाहिए? हाँ, इसके पीछे 3-4 बिंदु हैं, मैं आपको बताता हूँ। चूँकि ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और दुनिया के जो फास्ट टेक्नोलॉजी कंट्री हैं, देश हैं, जैसे जापान हुआ, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ और जर्मनी हुआ, ये ईवीएम के जो है इन्होंने ईजाद किया। जो ईजाद किया उसने ईवीएम पर बैन लगा दिया और वहाँ से मतदान जो है क्या नाम है, बैलेट पेपर के माध्यम से होता है। और हम उस देश के वासी हैं जहां ईमानदारी और भ्रष्टाचार में हम नंबर 1 पर हैं। नंबर 1 नहीं, लेकिन 124 नंबर पर है। और उस देश में जो है हम ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराएं, तो कहां से ये पारदर्शी हो सकता है, कहां से स्वतंत्र हो सकता है? इसमें तो हमको बहुत जो है आड़ लगता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारे एक केस आई थी 2014 में। 2014 में केस आई थी सुब्रमण्यम वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईवीएम के माध्यम से चुनाव कभी निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी नहीं हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, यह मेरा मानना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह जो इससे पारदर्शी नहीं हो सकता, तो हमारा विश्वास नहीं है। दूसरी बात यह आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ईवीएम मशीन में जो चिप इस्तेमाल होता है वह चिप जो है अमेरिका से आयातित होता है
और उसमें जब आरटीआई के माध्यम से यहाँ पर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में संपर्क किया गया और पता किया गया, तो उसमें ये पूछा गया क्या इसकी रीप्रोसेसिंग की जा सकती है जी। तो उन्होंने बोला नहीं। लेकिन जब आरटीआई डाली गई तो पता चला कि इसका तो रीप्रोसेसिंग भी किया जा सकता है, यानी जो प्रोसीजर है सॉफ्टवेयर उसमें है जो उसको रीप्रोसीड किया जा सकता है। तो ये बताइए जब रीप्रोसीड किया जा सकता है तो कहाँ बस जो है वो निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? कोई भी चाहे वो कुछ भी उसमें जो है अपलोड कर सकता है, ये तो संदेहात्मक है। और उसके बाद से जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो तीसरी चीज़ है, आप बताइए ईवीएम के बारे में। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गजटेड अफसर हो, विधायक हो, मंत्री हो, उनके बारे में केवल पूछिए इसके सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं जी। तो वहाँ पर उनका आंसर जो है निगेटिव होता है। यहाँ तक कि हम अधिवक्ता हैं जी। हम केवल वोट डालते हैं, लेकिन वोट कैसे गया, किस सिस्टम से काम कर रहा है हमको नहीं पता जी। इस संबंध में पता सिर्फ एक व्यक्ति को हो सकता है और वह है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बता सकता है कि यह किस प्रोसीडिंग से काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कि नहीं कर रहा है, तो वह सिस्टम वही जानता है, हम लोग नहीं जान सकते। अब बताइए जिस देश में 145 करोड़ जनसंख्या हो और इतने लोग जो अभी साक्षर भी नहीं हुए हैं, और उस देश में वोट कैसे पड़ सकता है? कैसे उस व्यक्ति को पता है कि हम वोट दे रहे हैं कहाँ जा रहा है? जबकि बैलेट पेपर में स्पष्ट व्यक्ति वोट डालता है, फला पार्टी को हमने दिया और जो है हम फला जगह वोट दिया, तो वो स्पष्ट हो जाता है, चाहे वो निरक्षर हो या साक्षर हो, सबके साथ है। तो क्या आपको लगता है कि ये ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का जो ज्ञापन आप लोग देने वाले हैं, तो इस पे चुनाव आयोग कुछ एक्शन लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग तो हम बता रहे हैं कि चूँकि वो कठपुतली बन चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। क्यों बन चुका है? अब तो हम क्या कहें कि बेशर्मी की भी हद होती है। जो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति हुई है, 3 लोगों का पैनल बनना चाहिए और 3 लोगों के पैनल में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 व्यक्ति, एक तो स्वयं रहेंगे, दूसरा उनके मंत्रालय के व्यक्ति रहेगा और थर्ड पर्सन जो व्यक्ति होगा वह विपक्ष का होगा। अब बताइए यदि या तो प्रधानमंत्री रहे या उनके मंत्रालय पोर्टफोलियो कोई व्यक्ति रहे तो दोनों वोट तो सेम हुए, तो वैसे जो उनके नियुक्ति पर तो वैसे जो है सवाल है। तो कैसे माना जाए कि जो इलेक्शन आयोग जो है बढ़िया से काम करेगा? टीएन सेशन जैसा जो है आयुक्त होना तो बहुत मुश्किल चीज़ है, हमको नहीं लगता, और निष्पक्षता से चुनाव हो ही नहीं सकता। इसके पीछे दूसरा भी रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। अभी 20 लाख ईवीएम जो है लापता है जी। 20 लाख ईवीएम का पता नहीं है। वो क्यों? जब उसके बारे में पता किया गया तो जो कंपनियां बनाती हैं, एक ईवीएम को बनाती है BEL कंपनी जी, और एक बनाती है ECIL कंपनी जी। ये 2 ईवीएम को बनाती हैं जी। तो चुनाव आयोग से 2015 में एक RTI के माध्यम से मांगा गया कि आप कितने ईवीएम आपके पास हैं, तो उन्होंने बोला कि हमको 10 लाख लगभग एक कंपनी से और 10 लाख दूसरी कंपनी से हमको ईवीएम मिला है, यानी कुल 20 लाख। और जब वही व्यक्ति, वो कार्यकर्ता है मुंबई के है, RTI कार्यकर्ता है, फिर उन्होंने दोनों कंपनियों से RTI मांगा तो उन्होंने कहा नहीं, हमने 39 लाख ईवीएम दिए हैं। तो बाकी जो 19 लाख ईवीएम का भी पता नहीं है। और इसलिए हमको संदेह होता है जो भी होटल पर, ढाबों पर, किसी ट्रकों में या कहीं ईवीएम मिलता है, या स्ट्रांग रूम से एक्स्ट्रा किसी गाड़ी में, 4 व्हीलर में एक्स्ट्रा कहाँ मिलता है ईवीएम, हमको तो लगता है इसका रीज़न यही हो सकता है। तो अभी ये हम नहीं लगता कि इस तरह का चुनाव जो है स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष होता है, हो सकता है। बिल्कुल मेरे को जो है इसकी कोई जो है गारंटी तो नहीं है और विश्वास भी नहीं है। नहीं, आपको भाजपा सरकार से दिक्कत क्यों है? सरकार का तो दावा है किसानों की दुगनी आय, हर महीने जो है गरीबों के खाते में 2000 रुपये, 6000 रुपये सालाना किसानों को दे रहा है। और जहाँ तक रही कि कोरोना काल से लेकर अब तक मुफ्त में राशन दे रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको इससे? देखिए, इस बात पर तो बहुत क्या बताएं आपसे। किसानों की आय जो दुगुनी की बात की जाती है,
तो हमको लगता है कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात एकमात्र जो है काल्पनिक बात है। क्यों बात है कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो सकती है? आप जो भी एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि एक C2 का फार्मूला अपनाया गया था जी। C2 का फार्मूला अपना के कि किसानों की जितनी लागत होती है, चाहे बीज में हो, कीटनाशक में हो, या अन्य प्रकार के लिए हो, या रेंटल हो, सबको जोड़ के और प्लस 50% जो है ऐड करके किसानों को दिया जाए। लेकिन वह MSP पर आज भी जो है MSP के अंतर्गत आपको मालूम है 24 लगभग फसलों को ऐड किया गया है, लेकिन मूलतः हमको 2 ही 3 फसलों पर जो है दिया जाता है, बाकी तो सब ढोंग हो गई है। तो वो किसानों के उस आधार पर दिया ही नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक किसान प्रति क्विंटल 1570 रुपये लगभग क्विंटल गेहूं पर उसकी लागत आती है। 1 क्विंटल के उत्पादन करेंगे तो 1570 रुपये लेंगे, और 1570 रुपये में यदि 50% यानी C2 का फार्मूला अपनाते हैं तो लगभग 2300 समथिंग होता है। यदि 100% करते हैं तो 3200 रुपया। तो इस तरह होता है। तो हमको लगता नहीं है कि किसानों की आय जो है उससे कोई सुधार ही नहीं है, क्योंकि उसके मूल चीज़ पर जो है ध्यान नहीं केंद्रित किया गया है। यही जो है सबसे बड़ी विकट समस्या है कि उसकी मूल चीज़ पर जो है, और किसानों की स्थिति वैसे भी विचित्र है। जब हमारा देश जब आज़ाद हुए थे, उस समय भारत में जो GDP का 51% इस योगदान था कृषि सेक्टर का। आज वो घटकर मात्र 16% हो गया है। समझिए कितने किसानों की पोजीशन है। और किसानों की आप दिन प्रतिदिन आप सुनते होंगे कि आत्महत्याएं होती हैं। 2000 से 2500 किसानों की हत्याएं होती हैं, आत्महत्याएं होती हैं। इसके पीछे दूसरा लॉजिक नहीं है, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। किसानों की आय जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक उनके जो रेट हैं उसमें मात्र 25 गुना वृद्धि हुई है। और एक व्यक्ति जो नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, उसमें 200 से 250 गुना वृद्धि हुई है। आप सोचिए, यदि कोई टीचर है, अध्यापक है, यदि उसकी सैलरी में से 200 गुना आप माइनस कर दीजिए या 25 गुना उसको दीजिए, तो देखिए कल से जो है फांसी लगा फंदे पर लटकना शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए कि उसका सैलरी हो जाएगी 1000, 1500, 2000 रुपया, 8000 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, यही ना होगा उसके रेशियो के हिसाब से। तो इसीलिए जो आत्महत्याएँ होती है, और कोई बात नहीं। तो सरकार के इस फैसले से आप सहमत नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल, इसमें तो सब बकवास की चीज़ें हैं। धरातल स्तर पर बिल्कुल सही नहीं है। धरातल स्तर पर देखेंगे तो आज भी देश में 17 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास खेती ही नहीं है। और अधिकांश जो जनसंख्या जो सीमांत किसान है, लघु सीमांत किसान है, जो 1 करोड़ से जो है क्या नाम है उनका 1 हेक्टेयर से जो कम ज़मीनें हैं, तो अब प्लाट छोटे छोटे होते गए, और इसका नतीजा यह हो गया कि लोग अब किस खेती से मुख मोड़ के और शहर की तरफ भागना शुरू कर दिए। यही उसका है, और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार का एक दावा था 2014 में जब सरकार बनी तो चुनाव के समय एक स्लोगन हर क्षेत्र में हर चौकी चौराहे पे दिखता था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो क्या लगता है कि इस भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया है? देखिए, भ्रष्टाचार कहने के लिए कुछ भी करके आ जाए। मोदी जी की बात तो वो सिर्फ जो है वो काल्पनिक रह गई है। 56 इंच का सीना कहने के लिए रह गया है। मोदी जी जो भी कहे थे, चाहे वो भ्रष्टाचार पे कहे हों या वो जो जिस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा कि भैया हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, फेल कर गया। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, वो फेल कर गया। और उन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस कर लाएंगे, ये भी काला धन वापस भी नहीं ला पाए। और नहीं तो यहाँ से लोग जो है 9-10 हज़ार करोड़ के जो है नीरव मोदी हैं, तमाम लोग हैं जो देश से लेकर फरार हो जाते हैं। इन्होंने इसके लिए तमाम जो है अभी आपको नोट के संबंध में जजमेंट लिया था कि नोट जो हम चेंज करेंगे, और उस पर बहुत लोग मर भी गए। क्या तो इससे ब्लैक मनी पर जो है प्रभाव पड़ेगा, भ्रष्टाचार पर प्रभाव पड़ेगा? आप ही बता दीजिए, धरातल पर ऐसा कुछ हुआ क्या? और नहीं तो भ्रष्टाचार में आप
राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय मानक सूचकांक में देख लीजिए, हिंदुस्तान का नंबर आज भी भ्रष्टाचार में 124वें नंबर पे है। तो कैसे माना जाए कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? तो इस सरकार के संबंध में आपकी क्या राय है? सरकार के संबंध में हमारी राय क्या बताएं आपको। सरकार को जो जिस पद पर बैठा है उसको पद और अपनी गर्मिया के हिसाब से काम करना चाहिए। देश में जो है किसानों का, नौजवानों का, जो बेचारे जो है आज बीटेक एमटेक करके उनके माँ बाप लाखों करोड़ रुपये जो है फूंक देते हैं उनकी पढ़ाई स्टडी पर, आज हर गांव में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आज 45 से लगभग 50 वर्ष में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा आज हिंदुस्तान में है। और हर जगह जाके देखिए, सब नवयुवक जो है आपकी सड़कों पे हैं, गाँव में घूम रहे हैं। उनके पास कोई जरिया नहीं है कि वो क्या करें। उन्होंने ला दिया वीर ये सेना योजना लाया उन्होंने, 4 साल की नौकरी। बताइए, 4 साल की नौकरी, तो 4 साल तो लड़कों को जो है वो ट्रैक पर दौड़ने में लग जाते हैं। बहुत पसीना बहाने के बाद तब जाके कहीं वो आर्मी में सेलेक्ट होता है। और सेलेक्ट 4 साल में उतना मेहनत करके जाए, फिर 4 साल की नौकरी करके फिर वापस आ जाए, यह किसी के लिए कहाँ तक वैध है? आप 5 साल तक जो है एमपी बने रहते हो, एमएलए बने रहते हो, पेंशन लेते हो। यहाँ तो 50-50 वर्ष तक हैं, कितने कितने बार पेंशन लोग लेते हैं। लेकिन नवयुवक आज खुश नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति दे, आपको सब पता है, कितनी वैकेंसी निकली, कितनी नियुक्तियाँ हुई, कितने नौजवान खुश हैं, कितनों को रोज़गार मिला। ये कहने वाली बात थोड़ी न है। इसी को तो ढकने के लिए मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। मंदिर करने को, चूँकि जो यहाँ की जनता है, जो अशिक्षित वर्ग है, उनको बरगला के, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बरगला के मंदिर उद्घाटन कर देंगे। हमारा एक मुद्दा मिल जाएगा, 2024 में चुनाव है, हमको जो उसमें सफलता मिल जाएगी। क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो उनको वोट देंगे नहीं। तो आपका सीधा कहना है कि 2024 की जो चुनाव है, जाति धर्म और संप्रदाय भी उस चुनाव का हिस्सा बनने वाला है? बिल्कुल, वही तो रणनीति है, वही उनकी राजनीति है। यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब जो है बराबर होते हैं। सबको जो है नागरिकता जो आपको पता है, किसी में कोई विभेद नहीं कर सकता। धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, हर चीज़ में स्वतंत्र है। तो फिर जो है कहाँ से आता है? ये तो हमको नहीं लगता इस तरह का जो है कि सफल हो। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर जाति धर्म की बात हो, जहाँ चुनाव इस बुनियाद पे वोट अपना करना हो कि हम फला मजहब से हैं, फला धर्म से हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे विचार? हम सभी देशवासियों से यही अपील करेंगे कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसको आप थोड़ा सा आप डेवलप कंट्रियों के चुनाव को देख लेंगे और तब जाकर वोट देंगे। डेवलप कंट्रियों में चुनाव मुद्दों पर होते हैं। कोई भी जो घोषणा पत्र दी जाती है सरकार के, अच्छे अच्छे घोषणा पत्र होगा जिसमें किसानों को, नौजवानों को नौकरी से लेके हर तरह की सुविधाएं दी जाती होंगी, जहां रोजगार मिलता हो, उस मुद्दे पर आप वोट दीजिए। चाहे किसी की भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आप मुद्दे के आधार पर वोट दीजिए। अब ऐसा नहीं बरगला करके मोदी जी कहते थे डॉलर के मुकाबले रुपया पतला क्यों हो रहा है। आप सोचिए, उस समय डॉलर का रेट क्या था? 67 रुपये था। इस समय क्या 83 रुपये है। इस समय तो मोदी जी नहीं कहेंगे कि डॉलर जो है रुपया जो पतला हो रहा है। तो जो लुभावनी बातें हैं इससे दूर हटिए और देखिए वास्तव में देश का विकास कैसे हम कर सकते हैं। यदि देश का विकास वास्तव में शिक्षा से हो सकता है, स्वास्थ्य से हो सकता है, रोजगार से हो सकता है, किसानों की जो है आर्थिक उन्नति से हो सकता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको मुहैया करना जो है सरकारों का परम कर्तव्य होता है। और इस आधार पर आप लोग वोट दीजिए। अगर जो भी पार्टी आती है, अगर उस मुद्दे को उठाती है, आप लोग वोट उस पार्टी को दीजिए। क्योंकि आप पढ़े लिखे, समाज पहले से बहुत काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो आप किसी के बहकावे धर्म और के बहकाव में आप लोग न आके, धर्म व्यक्ति का जो है एक आत्मीय आस्था होता है, व्यक्तिगत हिस्सा होता है। इसको जो है हर व्यक्ति जो अपने अपने धर्म से जीने के लिए स्वतंत्र है और सब जो है हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त है। इसलिए अमन चैन से व्यक्ति को खूब सोच समझ के एक अच्छे मतलब नागरिक का परिचय देते हुए हमको वोट करना चाहिए। 2024 का चुनाव एकदम बिल्कुल सर पे है या सामने है।
तो इस कृषि प्रधान देश में क्या लगता है कि किसानों को दरकिनार कर दिया गया है? क्योंकि बड़ी एक लंबी आंदोलन के बाद उनको न्याय मिला, इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, फिर किसानों की बात आ गई। हमारे चूँकि हम देवरिया ज़िले से बिलोंग करते हैं और देवरिया कुशीनगर पहले एक जिला हुआ करता था, तो 16-17 चीनी मिल हुआ करती थी यहाँ पर। आप बताइए, किसानों में दोष है कि सरकारों में दोष है कि सब चीनी मिलें बिक गई और प्राइवेट मिल्स जो है 2-3 हैं, तो सब लोग जो है उपेक्षित हो गए। अपने जो है कैश क्रॉप के रूप में हम लोग गन्ना का यूज करते हैं, गन्ने की फसल की यूज करते हैं, तो उसमें जो है सफल लोग जो है किसान जो भी है वहाँ पर त्रस्त है। और उसके पीछे रीज़न क्या है आप बताइए? एक किसान अगर गन्ना उत्पादित करता है, समय से उसका भुगतान होना चाहिए, समय से उसके मार्केट में जो गन्ना जाना चाहिए, दोनों नहीं हो पाता है। किसान कर्ज में डूबा क्यों रहता है? मान लीजिए 1 साल की फसल है, आपने 1 साल गन्ने का उत्पादन में लगाया, आपने इन्वेस्ट किया, जैसे मान लीजिए 20,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, तो 20,000 का हमको जो है अगले साल हमको वापस होना चाहिए, चाहे जो भी रेशियो से मुनाफे से तुमको वापस होना चाहिए। लेकिन अगले साल तक गिरने का जब पेमेंट नहीं होगा तो फिर उसको नए साल में उसको जो है दूसरे साल गन्ना बोना होगा, फिर कर्ज लेगा वो। तो यह प्रोसेस क्या होता है, चलते रहता है और किसान जो है कर्ज में जो डूबे रहता है, कर्ज को भी भरपाया नहीं करता है। आज तो किसानों की यह स्थिति हो गई है कि अपने बीज और खाद के लिए जो घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, यह कंडीशन है। एक लास्ट आखिरी सवाल आपसे, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह जी द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसके समर्थन में आप सभी अधिवक्ता वर्ग के लोग हैं? बिल्कुल, हमारा संघ डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा वर्ग महासंघ, यह पूरी उनके सपोर्ट में है। और इसी क्रम में हम लोग 25 तारीख को ज्ञापन देंगे। इसके पहले भी हम बताएं कि राष्ट्रपति महोदय को जो है हम लोग ज्ञापन देंगे और ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, क्योंकि जब तक ईवीएम में पारदर्शिता नहीं होगी चुनाव में, तब तक हमारा ना लोकतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा। सभी जो है बड़े से बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि आप लोगों को अपने संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कंडीशन तो यहाँ तक हो गई है। तो हम लोग जो है हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अपने भानु प्रताप जी को और मोहम्मद रिचा जी को, जिन्होंने इतना बड़ा जो है एक संघर्ष काम किया ईवीएम हटाने को लेकर। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम यह हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तान के नागरिक के लिए जो जहाँ वोट दे रहा है वहाँ उसका जाना चाहिए, तभी आपका अस्तित्व, हमारा अस्तित्व बचेगा, देश का अस्तित्व रहेगा और संविधान का भी अस्तित्व रहेगा। क्योंकि वोट का अधिकारी सर्वोपरि है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, उसी से हमको संविधान मिला है, देश मिला है। तो इसको सुरक्षित करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमसे बातचीत करने के लिए। और मैं अपने दर्शकों से एक चंद लाइनों से उन तक एक संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो, हमारी जान है, हमारी जान रहने दो, हमें धर्म मजहब जात के खानों में मत बांटो, खुदा की कसम इंसान है, इंसान रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर।